जय हिंद बच्चों। आज के लेक्चर का जो हमारा सेशन है वो है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद में हम लोग जो है बर्नौली ट्रायल पर भी बात करेंगे। पूरे लेक्चर को जो है फिनिश किया जाएगा आज के इस सेशन में, है ना। ट्राई तो यही है। तो बच्चों, पिछले वाले वीडियो में जो है हम लोगों ने बेस थ्योरम पर बात किया था, जो पूरे प्रोबेबिलिटी की है ना, एक तरीके से है ना, बड़ा कोर पॉइंट है। आगे उसका बड़ा यूज भी है बेस थ्योरम का। और आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल, क्योंकि क्लास 12 की पूरी प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा इंटरेस्टेड है ना कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट पे चल रही है। अभी तक जो आप लोगों ने 11th एनसीईआरटी में जो भी लेवल में जो पढ़ा है ना, उससे थोड़ा सा हट करके है। पहले पढ़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो भी एक इवेंट हो चुका है, उसके रेस्पेक्ट में है ना दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, मतलब कट कट करके टॉपिक चल रहा है। वही काम यहाँ पर रैंडम वेरिएबल का है ना। बस ये है कि आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो आगे आपका दिमाग डाइजेस्ट करेगा। जैसे रैंडम वेरिएबल क्या है, अब एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया कि भाई एक कॉइन को हमने टॉस किया, सिक्के को उछाला 3 बार, तो खाली उछाला, उस पर कोई इवेंट कंसीडर किया, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया। यहाँ क्या है कि व्हेन ए कॉइन टॉस्ड थ्राइस वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ हेड ऑफ कार्ड्स, है ना, कि सिक्के को 3 बार उछाला, हम नंबर ऑफ हेड फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड हैं। या हमारे पास एक ढेर है ना, कि जिसमें डिफेक्टिव बल्ब है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब है, सबका नंबर दिया हुआ है कि 20 डिफेक्टिव है, 5 नॉन डिफेक्टिव है, तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट है ना नॉन डिफेक्टिव बल्ब। तो यहां से जो है रैंडम वेरिएबल क्रिएट होता है। यहां से रैंडम वेरिएबल का क्रिएट होता है कि हम किस पर्टिकुलर है ना कलर में या ऑब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं फाइंड आउट करने के लिए उसका नंबर। ये चीज आगे हम क्लियर कर रहे हैं। पहले इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि बेसिकली ये है क्या, है ना। ये क्या लिखा है, रैंडम वेरिएबल, इसको लिखा जाता है कैपिटल एक्स से, पहले क्लियर हो गया। और रैंडम वेरिएबल इज व्हाट, रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। रैंडम वेरिएबल इज, ये मैंने क्या लिख दिया, रियल वैल्यूड फंक्शन सुन लीजिए। रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is sample space of a random experiment। ये क्या लिखा कि भैया रैंडम वेरिएबल हमारा क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है ना। क्या होता है रियल वैल्यूड फंक्शन, whose domain is the sample space of random experiment, जिसके डोमेन जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। और रियल वैल्यूड फंक्शन है, दैट मींस इसका जो कोडोमेन होता है, समझ रहे हैं, वो या तो रियल नंबर होगा या रियल नंबर का सबसेट होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें मैं एक इंटरेस्टेड फैक्ट ये मैं है ना ट्राई कर रहा हूं कि जैसे एक कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, एक सिक्के को 2 बार उछाला, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ हेड। तो ये कॉइन टॉस्ड, ये हमने लिख दिया, ये कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, सिक्के को हमने 2 बार उछाला, तो ये हमारा भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट ही है। इसके है ना आउटकम क्या हो जाएंगे, हेड 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 टेल टेल हेड, और फिर ये टेल टेल ट्री डायग्राम द्वारा। तो जो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये रैंडम वेरिएबल का वैल्यू क्या है, एक्स, डबल हेड इसका क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये हेड टेल, इसमें 2 हेड है तो 2 हो गए, इसमें 1 हेड है 1 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो ये टेल हेड हो गया तो इसका भी 1 हो गया, और इसमें देखो दोनों डबल टेल है तो ये 0 हो गया। तो ये इसका वैल्यू क्या मिला बेटा, यहाँ से देखो ये 0 1 और ये 2,
ये मुझे एक फंक्शन मिल गया। एंड दीज आर व्हाट पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। इसके कुछ जो है अलग अलग वैल्यू होते हैं। यहाँ पर हम इसको एक सेट के रूप में अगर जो लिख दें तो ये क्या हो सकता है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, ये xn तक होता है। दीज आर कॉल्ड व्हाट पॉसिबल वैल्यू ऑफ, है ना, रैंडम वेरिएबल। और इन पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम हर, है ना, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में मुझे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मेरा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां से देखो बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, P ऑफ x1, इसका क्या हो जाएगा P ऑफ x2, ठीक है। और यहां से हमारा क्या हो जाएगा P ऑफ x3 एंड सो ऑन, यहां से क्या हो जाएगा P ऑफ xn, ठीक। ये हर रैंडम वेरिएबल के हर इंडिविजुअल वैल्यू के रेस्पेक्ट में ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की। अब इन सारे प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा, 1 होगा, ठीक। यहां से मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूं, यक्स है तो ये इनके x1 x2 x3 एंड सो ऑन, क्या हो जाएगा xn। और ये क्या है px, तो ये हमारा क्या हो जाएगा px1, ये क्या हो जाएगा px2, और ये डॉट डॉट ये क्या हो जाएंगे pxn। चलिए, तो ये हर इंडिविजुअल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ये क्या निकला, हमारा प्रोबेबिलिटी निकला px3 एंड ऐसे ऑन pxn। तो इन्हीं को हर इंडिविजुअल वैल्यू के रेस्पेक्ट में जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें ये क्या है कि हर मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, ये हमारा ये क्या होता है समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू, यानी जितने ये है सबको अगर जो ऐड किया जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है, अलजेब्रिक सम, सारे इनका क्या होता है, ये 1 होता है। एंड वेयर, यार ये गड़बड़ जा रहा है, i इक्वल टू 1 से लेकर के ये n तक, है ना। और व्हाट पी आई इज ग्रेटर देन व्हाट 0, ये मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। हाँ, फॉर ऑल i का वैल्यू क्या हो सकता है 1 2 3 और डॉट डॉट ये n तक। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि रैंडम वेरिएबल के जितने भी पॉसिबल वैल्यू होते हैं हर वैल्यू के रेस्पेक्ट में जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और पूरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो अलजेब्रिक सम होता है वो 1 होता है ना। दैट इज ऑलवेज कंसीडर टू पॉजिटिव, ठीक। ये तो ये हमारा हो गया रैंडम वेरिएबल एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा हो गया। अब यहां से हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा है मीन, ठीक। मीन क्या होता है, मीन की स्टार्टिंग हम लोगों ने मीन, है ना, क्लास 10 से पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स में 11th में भी मीन के रेफरेंस में पढ़ा। हमने क्या पढ़ा मीन के बारे में, है ना। मीन क्या, वहां पर व्हाट सेंट्रल टेंडेंसी थी, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल है, वहां पर क्या था मीन, भाई वही था मिडिल और एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा। यहाँ पर भी वही सेम चीज है, मिडिल और एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, है ना। बहुत ज्यादा मैं लिखना नहीं चाहता हूँ लैंग्वेज, मिडिल और एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, है ना, ऑफ किसका था, रैंडम वेरिएबल, ठीक। कि मतलब रैंडम वेरिएबल का मिडिल या एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड व्हाट मीन। एंड मीन इज, यहाँ पर मीन को डिनोट किससे किया जाता है, ये म्यू से, और है ना इसको EX से भी आप डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ये हमारा क्या लिखा है रैंडम वेरिएबल है और ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये इसके वैल्यू हैं क्या है x1 x2 x3 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक xn तक। और इसके जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा बेटा px1 px2 एंड दूसरा क्या लिखा px3 एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएगा pxn, ठीक। तो जो हमारा मीन होगा, मीन म्यू इक्वल टू, है ना, एक्स आई पी आई, यहाँ से कुल मिलाकर के अलजेब्रिक सम होगा i इक्वल टू 1 टू लेकर के यहाँ तक एक्स आई एंड ये पी आई, ये हमारा क्या है, ये मीन के लिए है फॉर्मूला, ठीक। बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भाई बनेगा इसमें भी
और सारे प्रोबेबिलिटी है ना का अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, शुड बी 1। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमारा रैंडम वेरिएबल हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मीन्स भी हो गया। अब अगला जो है हम बात करेंगे वेरिएंस, है ना, वेरिएंस पर बात करने वाले हैं। रैंडम वेरिएबल लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये हमारे यूनिट, इनको हम लोग इसी में फिनिश कर लेंगे, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरिएंस भी भैया स्टेटिस्टिक्स से ही शुरू होता है ना। ये क्या लिखा है, वेरिएंस, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। क्या लिखा है, ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, या फिर वही कहानी आ गई, वेरिएंस है ना, वेरिएंस तो 10th में था नहीं, क्लास 11th है ना, मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेरिएंस क्या है। जब मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन की बात आ गई तब वहां पर पढ़ा था। वेरिएंस क्या देता है, स्कैटरिंग और स्प्रेड ऑफ डेटा, है ना। वेरिएंस क्या वहां मेजर करता था, यही था, वहां पर डेटा था। ये क्या लिखा है, स्कैटरिंग और स्प्रेड ऑफ, ये किसकी थी कहानी, डेटा की, कि उस डेटा में कितना बिखराव, कितना स्कैटरिंग है ना। यहां पर क्या है, इन सेम मैनर, है ना, यहां पर भी वही चीज वो बता रहा है, वेरिएबिलिटी और स्प्रेड। बस वहां डेटा था, यहाँ क्या है, यह हमारा रैंडम वेरिएबल है कि अगर जो ये क्या है, वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी अथवा स्प्रेड, अगर जो मुझे मेजर करना है ऑफ किसका, रैंडम वेरिएबल का, रैंडम वेरिएबल का, वहां पर स्कैटरिंग या स्प्रेड, है ना, किसी डेटा का मेजर करना होता था तो हम क्या यूज करते थे, वेरिएंस वाला कॉन्सेप्ट, वेरिएंस से ही फाइंड आउट करते थे। वो मेजर किससे किया जाता था, किसी डेटा का स्कैटरिंग या स्प्रेड दैट कैन मेजर्ड बाय वेरिएंस। इन सेम मैनर वेरिएबिलिटी, स्कैटरिंग या स्प्रेड ऑफ रैंडम वेरिएबल, है ना, मेजर्ड बाय द वेरिएंस, किससे मेजर किया जाता है, हाँ, वेरिएंस से मेजर किया जाता है। और वेरिएंस को लिखा किससे जाता है, ये यही है, डिनोटेड बाय वेरिएंस को, है ना, वी आर डॉट, है ना, कैपिटल एक्स से ब्रैकेट में करके लिख दिया जाता है, दैट इज सिंबल ऑफ वेरिएंस। और इसको जो है सिग्मा एक्स का स्क्वायर से भी लिख दिया जाता है, आप इसको भी दे सकते हैं, वेरिएंस ऑफ, है ना, रैंडम वेरिएबल एक्स। अच्छा भैया, वेरिएंस की जरूरत क्यों पड़ी, आप इसको भी समझ लो। जब मीन हमारा बहुत कंसिस्टेंट वैल्यू नहीं दे पाता है, मीन हमारा क्या देता है, एवरेज या मिडिल वैल्यू, दैट इज व्हाट पार्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और ए मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन है जो स्कैटरिंग को मेजर करता है। तो जब मीन हमारा जो है फेल हो जाता है ना, when mean become fail to explain the scattering of data, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल है, we can say that mean, है ना, do not give a proper information about the scattering, the value of random variable, then we have to require a new concept of that is called variance। तो उनको वेरिएंस की, है ना, रिक्वायरमेंट पड़ती है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर जो वेरिएंस का वैल्यू स्मॉल है, यहाँ पर मैं नोट में लिख देता हूं, ये लिख लीजिएगा कि इफ वेरिएंस इज स्मॉल, वेरिएंस इज स्मॉल, देन वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल आर क्लोज टू मीन, क्लोज टू, ये क्या होता है, मीन, कि भैया अगर जो वेरिएंस का वैल्यू कम है तो रैंडम वेरिएबल के मतलब का मतलब स्मॉल, छोटा सा वैल्यू है रैंडम वेरिएबल, तो नहीं, वेरिएंस अगर जो छोटा है तो रैंडम वेरिएबल के जो वैल्यू है वो मीन के
क्लोज होंगे, करीब होंगे, और अगर जो बड़ा है तो उससे दूर होंगे, स्कैटरिंग ज्यादा होगा। ठीक, अगर जो वेरिएंस का वैल्यू कम है तो रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है उनमें स्कैटरिंग ज्यादा होगा, वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर जो कम है तो वेरिएबिलिटी कम होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा ये वेरिएंस का, ये हमारा हो गया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो भाई सब में बनेगा। चलिए अगला आपका क्या हो जाएगा, ले गया। चलिए तो क्या लिखा, इफ वेरिएंस इज स्मॉल देन वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, है ना, आर क्लोज टू द मीन, बता ही दिया था इसको। चलिए तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका भी फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सब में बनेगा, वेरिएंस ऑफ, है ना, एक्स इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट, इसको यहाँ से लिख देते हैं सिग्मा एक्स का स्क्वायर इज व्हाट वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हमारा क्या होगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का ये होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये मेरा मीन है, ये मेरा वेरिएंस का फॉर्मूला है। ठीक, और वेरिएंस का फार्मूला जब मुझे मिल जाएगा तो यही चीज जब वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो वही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। देन सिग्मा एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हमारा क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर भी हम इसको ले सकते हैं ए ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स पूरे का होल स्क्वायर, और वेर यहाँ पर इसी को वेर व्हाट सिग्मा एक्स इज कॉल्ड एस डी, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इसको कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये चीज पता किया, देखा, मीन भी पढ़ लिया, वेरिएंस भी पढ़ लिया, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ लिया। वेरिएंस आपने पढ़ लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस वेरिएंस का स्क्वायर रूट ही क्या होता है, प्रोवाइड्स अस स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इतना हो गया। आगे हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इतने को आप अच्छे तरीके से जो है नोट्स बनाते रहिए, ताकि बाद में जब हम लोग न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट करें तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। भाई थ्योरी तो है, लेकिन आप एक बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो फिर आ भी जाएगा। ठीक, कंसिस्ट हो जाएगा आपके ब्रेन में, पूरे जीवन अस्थायी हो जाएगा, है ना, स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत कंसिस्ट हो जाएगी, पूरा चीज आपको आ जाएगा, है ना। चलिए अगला है हमारा बर्नौली ट्रायल, है ना, क्या है, बर्नौली ट्रायल। यहाँ पर ये हमारा लिखा हुआ है बर्नौली, है ना, ट्रायल। अब ये तो अलग टॉपिक है, इसका रूट बर्नौली ट्रायल का रूट जो है कट गया, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इससे कटा है ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसका रूट अलग था, है नहीं, दूसरा रूट अलग हुआ जो मैंने अभी पढ़ा, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका रूट भाई अलग है। कि हमारे नेचर में ऐसे बहुत सारे इवेंट देखने को मिलते हैं जिनके केवल दो रिजल्ट है ना, वहीं से कहानी शुरू होती है। ए ट्रायल इज सेड टू बी, है ना, यहाँ पर मैं लिखता हूं ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या लिखा, ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कि आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, इट्स सेड टू बी बर्नौली ट्रायल, said to be what, Bernoulli trial, Bernoulli trial if it satisfy the following condition, if it, क्या लिखा है, satisfy the
फॉलोइंग कंडीशन। पहला है भैया कि ट्रायल शुड बी फाइनाइट, यानी जितना आप ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, फाइनाइट होना चाहिए, है ना। नंबर ऑफ ट्रायल शुड बी फाइनाइट, यानी कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो फाइनाइट होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है मेरे, काउंटेबल ही होगा। आदमी फाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट कहां से कर देगा। ठीक है, जब हम लोग भाई खुद फाइनाइट है ना, विनाशी है, तो इनफाइनाइट कहां से कर देंगे कुछ, है ना, चांस ही नहीं है। तो नंबर ऑफ ट्रायल शुड बी फाइनाइट। दूसरा है इक्वली लाइकली आउटकम, है ना, या द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट शुड बी इंडिपेंडेंट, ये भी लिख लीजिए। द रिजल्ट ऑफ, है ना, ट्रायल लिख देता हूं मैं, शुड बी, रैंडम एक्सपेरिमेंट वही ट्रायल, द रिजल्ट ऑफ, है ना, ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। कि जो ट्रायल आप कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और आप एक चीज दिमाग में बना लो कि भाई स्टूडेंट हैं, हम सभी लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है। इंसान जीवन भर स्टूडेंट ही रहता है, कोई परफेक्ट नहीं होता, हमेशा आदमी सीखता ही रहता है मरते दम तक। तो ये गलतफहमी हमको नहीं पालना चाहिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ऐसा नहीं है। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, मैं भी सीख ही रहा हूँ। तो अब ये समझ लो कि भाई हम लोग स्टूडेंट हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वो बर्नौली ट्रायल है, क्योंकि एग्जाम दे रहे हैं तो उसके केवल दो ही रिजल्ट होंगे, या तो आप फेल होंगे या तो पास होंगे। ठीक, तो एग्जाम देना हमारा बर्नौली ट्रायल है। हर बार, है ना, आप एक बार दिए, फेल हो गए, तो जरूरी नहीं कि दोबारा आप देंगे तो पास ही हो जाएंगे, फिर फेल हो सकते हैं, है ना। तो वही कह रहा है कि द रिजल्ट ऑफ ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये दोनों हो गए। नंबर ऑफ ट्रायल शुड बी फाइनाइट, तो फाइनाइट होगा कितने बार आप एग्जाम दे रहे हैं, ये और बी सी हो गया, है ना। इक्वली लाइकली आउटकम सी वाला है, क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम, मतलब कि पॉसिबिलिटी हमेशा बराबर रहती है, कुछ भी आ सकता है रिजल्ट, है ना, हमेशा 50-50 का रहता है। जैसे आप एक कॉइन को टॉस करो तो दो ही रिजल्ट हैं, एक हेड होगा और एक टेल होगा, तो एक को आप फेल मानते हो, एक को आप पास मानते हो। मान लो अपेयरिंग हेड आपका पास है तो टेल अपेयरिंग आपका फेल हो जाएगा। तो वही काम इसमें भी है। अब एक बार आपने टॉस किया, हेड मिल गया, दूसरे बार टॉस करोगे फिर 50-50 ही चांस है ना, फेयर कॉइन है, हेड भी आ सकता है, टेन भी आ सकता है। तो वही कह रहा है इक्वली लाइकली आउटकम ऑफ सक्सेस, यहाँ पर, है ना, हम ये मान सकते हैं ऑफ सक्सेस, यस सक्सेस। और भैया लास्ट वाला है ओनली टू रिजल्ट, ओनली टू रिजल्ट, यहां पर लिख दिया पास या फेल। इसके दो ही रिजल्ट होते हैं, पास होना या फेल होना बर्नौली टेस्ट के, है ना। एक को आप पास मानते हो, दूसरे को आप फेल कंसीडर करते हो। तो ये बर्नौली टेस्ट के ना चार कंडीशन है कि कोई ट्रायल, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने किया, वो हमारा बर्नौली ट्रायल कब कहा जाएगा, बर्नौली ट्रायल कब होगा, जब नंबर ऑफ ट्रायल शुड बी फाइनाइट, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका नंबर फाइनाइट होना चाहिए। द रिजल्ट ऑफ ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, रिजल्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पहले रिजल्ट का दूसरे पर आने वाले आउटकम पर कोई इफेक्ट ना रहे। तीसरा इक्वली लाइकली आउटकम ऑफ सक्सेस, है ना, यानी हमेशा 50-50 का मामला रहे। ये नहीं कि एक बार हेड आ गया तो दूसरे बार में टेल आने का चांस ज्यादा है, नहीं, है ना, अनसर्टेन रहना चाहिए। ओनली टू रिजल्ट, इसके केवल दो रिजल्ट होते हैं, फेल या पास। तो ऐसे इवेंट को, ऐसे ट्रायल को बर्नौली ट्रायल कहते हैं। अब बर्नौली ट्रायल को, इसको हम लिखते कैसे हैं, यहां से आप देख लीजिए,
लेट ए हमारा क्या है, कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स है ना, एज ए सक्सेस, ये हमारा क्या देखा है, सक्सेस। देन प्रोबेबिलिटी फंक्शन इसको कहेंगे पी एक्स इक्वल टू, ये हमारा क्या होता है, एन सी एक्स है ना, क्यू पे पावर एन माइनस एक्स एंड पी पे पावर एक्स, पी पे पावर एक्स, वेर पी प्लस क्यू इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1, एंड एक्स का जो वैल्यू हो सकता है वो 0 1 2 3 है ना, एन तक, यही हमारा है। ये हमारा है वह पी कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ना। लेट्स चेक इट, एक बार चेक कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा क्या लिखा है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये हमारा क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक दूसरे तरीके से इसको ऐसा भी लिख दिया जाता है कि बी एन पी इक्वल टू भी लिख दिया जाता है, जहां ये क्या है, नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल है टोटल, और पी क्या है, नंबर ऑफ आउटकम ऑफ सक्सेस है कि कितने बार में आपका ये सक्सेस हुआ है, ठीक है। इसको ही बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर दो डिस्ट्रीब्यूशन हैं। तो पी एन पी इक्वल टू भी आपका ऐसा हो सकता है एन सी एक्स है ना, क्यू पे पावर एन माइनस एक्स एंड पी पे पावर एक्स, वेर पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, जहाँ पी क्या है, पी पास है, क्यू क्या बताता है, फेल को बताता है, ठीक है। पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 एंड एक्स का वैल्यू 0 1 2 3, ये कहाँ तक, ये एन तक हो जाएगा, ठीक। और जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ टोटल ट्रायल या बर्नौली ट्रायल, नंबर ऑफ टोटल ट्रायल, और पी क्या बताता है, नंबर ऑफ आउटकम ऑफ सक्सेस है ना, नंबर ऑफ आउटकम ऑफ सक्सेस, ये हमारा कि भाई आपने कितने बार एक्सपेरिमेंट किया ये बताता है, और कितने बार एक्सपेरिमेंट किया तो कितने बार में आप सक्सेस हुए ये बताता है। पी हमारा सक्सेस को बताता है, क्यों हमारा क्या बताता है, ये फेल का है, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा है, और इसी को हम कहते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बी एंड पी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स चेक इट बच्चों कि इसमें कुछ छूट ना रहा हो, है ना, बाकी तो खत्म ही है। ठीक, तो इस तरीके से बेटा हमारा ये लेक्चर का पूरा सेशन क्या हुआ, फिनिश हुआ। बाकी अब हम लोग जो है अगले सेशन में न्यूमेरिकल है ना सेशन जब स्टार्ट होगा तो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।